कैसे हो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो ये पिछला साल जैसा भी रहा हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है कि हमें प्रॉब्लम से परेशानियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। ये ना सोचे कि हमने हमारा 2020 बहुत बुरा गया, ठीक है, और ये ना सोचे कि ये क्या क्या था जो बीमारी आई थी कोविड-19 कोरोना। तो इससे हम सकारात्मक चीज़ें सीखें, नकारात्मक नहीं, है ना। तो जैसा भी रहा हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें देके गया, तो हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब ठीक है, तो आप सभी को, आपके परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो हमने पिछली क्लास में काफ़ी दिन हो गए, करीब 10 दिन हो गए आपकी क्लास नहीं ली। तो लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था यूनिट नंबर 5 काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी कंप्लीट की थी। तो अब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की है, ठीक है। गैसेस स्टेट और दूसरा पार्ट है सॉलिड स्टेट, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो यूनिट नंबर आई थिंक 2 है, 2 है 3 है, जो भी है कुल मिला के नो मैटर व्हाट इज द यूनिट नंबर 2 होनी चाहिए आई थिंक, है ना। यूनिट नंबर 2 होनी चाहिए, है ना, कोई बात नहीं, यूनिट नंबर 2। तो गैसेस स्टेट यानी गैसीय अवस्था, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्यतः। तो इसके अलावा और भी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसे हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, जैसे प्लाज्मा वगैरह। प्लाज्मा वो नहीं जो हमारे शरीर में बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड के साथ, वो नहीं। प्लाज्मा एक स्टेट होती है, ठीक है, उस प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। तो उसे नाम दिया गया है प्लाज्मा स्टेट। तो मेनली हम 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के तीनों ही हमारे सिलेबस में है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी। ये दूसरी यूनिट है, रिमेंबर, दूसरी यूनिट है गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था पर आने से पहले ठोस क्या होते हैं। ठोस वास्तव में ठोस क्यों होता है, क्या वजह होती है कि वो ठोस होता है, और क्या वजह होती है कि द्रव अवस्था में होता है। ठोस क्या, इनका आयतन, आकार निश्चित होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव इनका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जिस भी पात्र में इन्हें डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, कौन, द्रव। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें ना तो आयतन फिक्स होता है ना ही आकार फिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसी क्या वजह है कि ठोस है, उसका आयतन फिक्स है और उसका आकार संरचना फिक्स है। जिसे बोर्ड देख रहे हो, इसका आकार निश्चित है, यदि आप कल देखोगे तब भी ऐसा ही मिलेगा, परसों देखोगे, एक साल बाद देखोगे जब भी ऐसा ही रहेगा। कब तक रहेगा ऐसा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, यदि बाह्य बल ना लगाए। बाह्य बल का मतलब इसे तोड़ा ना जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी इस पर किसी हथौड़े से, किसी डंडे से या फिर किसी भी चीज से इसे तोड़ा जाए, इसको डैमेज किया जाए, इसे क्षतिग्रस्त किया जाए, तो इसका आकार बदल जाएगा। लेकिन कब तक रहेगा, जब तक बाह्य बल ना लगा। तो क्या वजह होती है कि ठोस रहता है, इनके बीच में जो ठोस के
अणु हैं या परमाणु हैं, उनके अणुओं के मध्य क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं। एक तो होता है आकर्षण बल, एक होती है ऊर्जा, या इसे ऐसा कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। जब किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम हो तो उनमें आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होते हैं। इस आकर्षण बल के कारण जैसे अणु हैं वो पास पास जुड़े होते हैं। इन गतिज ऊर्जा कम है, यदि मैं कहूं गतिज ऊर्जा ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा मिलेगी तो इन अणुओं के बीच में जो आपस में पास पास हैं, जुड़े हुए, उनके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कंपन होगा अणुओं में। क्या होगा, कंपन होगा, और कंपन ही वजह होती है कि जो बंध टूटते हैं। बहुत थ्योरी है, स्किप करो उस चीज को। तो ये दूर दूर होंगे, किसकी वजह, गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, लेकिन आकर्षण बल होता है जो इन्हें पास रखने की, नजदीक रखने की कोशिश करता है। मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजें, आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण बल, और दूसरा गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। ये एक दूसरे को दूर रखना चाहते हैं, ये एक दूसरे को पास रखना चाहते हैं। जो प्रभावी हो जाए, किस हद तक प्रभावी हो जाए, तो वही क्या होगा, उसकी वजह से ही पदार्थ का स्वरूप होगा। क्लियर। जैसे जैसे जब तक पानी है, ठीक है, पानी का एग्जांपल लेते हैं। यदि इसे जमाया जाए फ्रिज में, यानी जमाया जाए, तो वास्तव में परिधि के जरिए आप क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के अनुसार आप उस पानी से ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, यानी बाहर निकाल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। यदि मैं पानी से, ये पानी है टब में भरा हुआ, यदि इस पानी से ऊर्जा को निकालूं, ऐसे नहीं पूरी ऊर्जा नहीं, कुछ मात्रा में ऊर्जा को निकालूं, तो ऊर्जा निकालने से इसकी ऊर्जा कम होगी। जब ऊर्जा कम होगी तो आकर्षण बल क्या होंगे, प्रभावी होंगे। आकर्षण क्या होंगे, प्रभावी होंगे। आकर्षण जब ज्यादा होगा तो इनके अणु पास पास आते जाएंगे, अणु इस तरीके से पास पास आते जाएंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी ताप इतना कम कर दिया जाए, ऊर्जा इतनी कम कर दी जाए कि ताप कितना हो जाए, ताप हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो वह पानी बर्फ बन जाएगा। किसमें, ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठोस अवस्था में पानी को बर्फ कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, उसका आकार, आयतन निश्चित होता है। मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो बर्फ में परिवर्तित होगा। क्या, किस चीज में कमी की, आपने गतिज ऊर्जा में कमी की। यदि गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो अगर बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल क्या करते हैं, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाते तो बर्फ नहीं रहेगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। और आकर्षण बल ऐसे नहीं खत्म हो जाए, नहीं, आकर्षण बल रहते हैं लेकिन कम हो जाएंगे। आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होते, अपेक्षाकृत कम होते। ये नहीं होते बिल्कुल नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। यदि द्रवों में आकर्षण बल को और कम किया जाए, क्या किया जाए, आकर्षण बल को और कम किया जाए, तो उसी पानी को गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में पानी को क्या कहते हैं, वाष्प, जल वाष्प। क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। बात क्लियर। तो अणुओं
ऊर्जा बढ़ाई ना, मैंने कहा पानी में ऊर्जा दो, ताप बढ़ाओ। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही पानी भाप बनने लग जाता है, यानी वेपर में, किसमें, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं आकर्षण बल खत्म हो गया, नहीं, आकर्षण बल कम हुआ है, कम की वजह से जो गैस है, वाष्प है, उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, और दूर दूर जाने की वजह से उन पर, उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होगा और वो ज्यादा आयतन को घेरेंगे। यानी 1 ml पानी को यदि वाष्पीकृत किया जाए तो वो बहुत सारे आयतन में उपस्थित हो सकता है। यदि मैं कहूं सिंपल 18 ग्राम पानी को यदि वाष्पीकृत किया जाए, यानी वाष्प में परिवर्तित किया जाए, तो वह किस पर, स्थिर ताप व दाब पर, दाब क्या होना चाहिए, स्थिर दाब, कितना दाब होना चाहिए, 1 atm, क्या होना चाहिए, 18 ग्राम पानी कितने ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना आयतन घेरता है, सामान्य ताप दाब पर कितना, 18 ग्राम पानी कितना घेरता है, 22.4, इसके बारे में बात करेंगे, 22.4 लीटर। सिर्फ कितना पानी है, सिर्फ 18 ग्राम कह लो या 18 ml कह लो, तो उतना शुद्ध पानी कितना आयतन घेरता, 22.4 लीटर आयतन घेर लेता है। ये किसका गुण है, ये गैसों का गुण है। ठीक है, किसका गुण है, गैसों का गुण है। गैसें कितनी प्रकार की होती है, गैसें 2 ही प्रकार की होती है, एक तो आदर्श गैसें, एक वास्तविक गैसें। पहले डेफिनेशन बताता हूं, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें क्या, ऐसी गैसें, ये जो गैसें आदर्श गैस समीकरण, क्या बोला मैंने, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, वो क्या है, आदर्श गैसें कहलाती है। क्या कहलाती है, आदर्श गैस समीकरण का PV = nRT। ये आप पढ़ कर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम बताएं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। PV = nRT, वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं किसी भी ताप दाब पर, सभी ताप दाब के मानों पर जो गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श गैसें कहलाती है। जो पालन नहीं करती वो वास्तविक गैसें होती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया, कम ताप और उच्च दाब पर जो गैसें होती हैं आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। क्या करती हैं, उच्च ताप और निम्न दाब पर गैसें क्या करते हैं, आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं, तो वो आदर्श गैस कहलाएंगी। जबकि इसके विपरीत, जो अभी बोला मैंने, उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसें सामान्यतया गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, तो उन्हें वास्तविक गैसें बोला जाता है। तो इतना ध्यान रखें, आदर्श गैस कौन सी, जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करें किसी भी ताप दाब पर। ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है। और वास्तविक गैसें जो पालन नहीं करती वो वास्तविक गैसें होती है, यानी वास्तविक गैसें जो भी रियल में प्रेजेंट होती हैं वो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती। क्लियर, ठीक है। 1-2 पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट बात आएंगे गैसों के आदर्श समीकरण पे, ठीक है। तो लिखो, थोड़ा सा इरेज करो क्या, लिखो, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में रहते हैं, 3 अवस्थाओं में रहते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में रहते हैं, डैश करके, ठोस, द्रव तथा गैस, ठोस, द्रव तथा गैस।
नेक्स्ट लाइन में ना, गैसों में अणुओं के मध्य, गैसों में अणुओं के मध्य, गैसों में अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, यही वजह होती है, अंतर आणविक आकर्षण बल की वजह से ही गैसें द्रवित होती हैं, यानी द्रव में उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। तो रिमेंबर, द्रवण होता है तो अंतर आणविक आकर्षण बल भी होता है। तो लिखना, गैसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए गैसों में अणुओं के मध्य, अधिक दूरी होने के कारण, ये मुक्त विचरण करते हैं। अणुओं के मध्य, गैसों में अणुओं के मध्य अधिक दूरी होने के कारण मुक्त होने के कारण ये मुक्त विचरण करते हैं। मुक्त विचरण अधिक दिशा में, यानी ज्यादा क्षेत्र में। यही तो वजह थी कि इनका आयतन सामान्य तापदाब का कितना 22.4 होता है, 22.4 होता है लीटर। यानी इसके कण मुक्त विचरण करते हैं क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और आकर्षण बल कम होते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल कम होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये मुक्त विचरण करते हैं और जितना स्थान उपलब्ध होता है, जितना स्थान उपलब्ध होता है ये उस सारे स्थान में, जितना स्थान उपलब्ध होता है ये उस सारे स्थान में फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं जितना भी। देखो एक बात बताओ, एक एग्जांपल से, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिगरेट पीते हैं ना, ये बीड़ी पीते हो तो देखा हो, है ना। तो जैसे बीड़ी पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद उसका धुआं होता है, ठीक है, वो जैसे छोड़ा धुआं, ऐसा नहीं अंदर रखा, उसको छोड़ा गया धुएं को, तो वो है वह धुआं जैसे ही छोड़ा सारे क्षेत्र में, जितना वो दूर जा सकता है सारे क्षेत्र में चला जाता है। एक बात बताए, जहां से छोड़ा, मुंह से छोड़ा, तो मुंह के पास ज्यादा था, उसकी सांद्रता ज्यादा थी, या ऐसे लोग उसकी मात्रा ज्यादा थी। क्या मुंह के पास वह धुएं की मात्रा हमेशा टिकी रहती है? नहीं टिकी रहती। तो वह सारे उपलब्ध क्षेत्र में वो धुएं के कण फैल जाते हैं, जितना दूर जा सकते हैं। क्लियर? इस बात से यह मतलब क्यों? क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल कम होते हैं, अंतराणु का आकर्षण बल कम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में गैसें दो प्रकार की होती है। गैसें दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखना आदर्श
वास्तविक गैसें, आदर्श गैसों में लिखना, आदर्श गैसों में लिखना वे गैसें या ऐसी गैसें जो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण का पालन करती हैं। आदर्श गैस समीकरण, इसके बारे में बात करेंगे, जिनको ध्यान नहीं कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। दूसरा, ऐसी गैसें, ऐसी गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, वास्तविक गैसें कहलाती हैं, वास्तविक गैसें कहलाती हैं, वास्तविक गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं। पहले बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। बॉयल ने कहा कि जो गैसों का आयतन है, आयतन है वो दाब बढ़ाने पर घटता है। उसने कहा दाब बढ़ाने पर घटता है। इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाता हूं आयतन घट रहा है, यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि ताप स्थिर होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए। जब ऐसा होगा, यदि आप ताप स्थिर नहीं करोगे तो और कुछ भी परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे लिखा हुआ है, भाई ताप जैसे बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, तो आप कह रहे भाई आयतन दाब के व्युत्क्रम, दाब को मैं बढ़ाऊं तो आयतन घटना चाहिए था। देखो देखो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, P is proportional to 1/V, P is proportional to 1/V, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ठीक है, तो क्लियर, क्लियर है। तो उसके बाद है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम वो कहता है कि किसी गैस का आयतन, आयतन ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है, लेकिन दाब स्थिर होना चाहिए, दाब स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप व दाब पर, अब क्या कहा, ताप व दाब क्या होना चाहिए, ताप व दाब स्थिर होना चाहिए। उस स्थिर ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहा, ध्यान से मान लो मैंने कहा कि मेरे पास दो पॉट हैं, भाई समझो कि भाई दो डिब्बे हैं जिसमें गैस भरी हुई, इस गैस का नाम है A, इस गैस का नाम है A, इसी आकार का दूसरा बॉक्स है, ठीक है, उसमें गैस भरी हुई है B। रिमेंबर, ताप स्थिर होना चाहिए, दाब भी स्थिर होना चाहिए, दोनों स्थितियों में तो गैस A के जितने अणु इस डब्बे में प्रेजेंट होंगे, अणु या परमाणु, उतने ही B के अणु होंगे। अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, अणुओं की संख्या बराबर होगी। ये किसका
स्टेटमेंट था, ये अवोगाद्रो का स्टेटमेंट था। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर समान अणुओं की संख्या, समान अणुओं की संख्या समान आयतन को घेरेगी। मैंने कहा इसका आयतन भी क्या है, V है, इसका आयतन भी क्या है, V है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती इसमें गैस भरें, आयतन समान होना चाहिए। यदि गैसों का दाब स्थिर होगा, भाई गैसें भी तो अपना दाब लगाएंगी, इस सतह से टकराएंगी तो अपना एक दाब लगाएंगी, तो वह दाब स्थिर होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। तो जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु इसमें होंगे, क्योंकि इनका आयतन समान होगा। यानी जो आयतन है वो समानुपाती होगा n के, या ये क्या है, मोल, n क्या है, n मोल है, n क्या है, मोल है। अब मोल हमें पता है, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। एक मोल में कितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, 6। ये अवोगाद्रो नंबर है, हम जानते हैं कि इतने अणु एक मोल में है, तो आयतन किसके समानुपाती होगा, मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। यानी मैं कहता हूं यदि एक मोल है तो उसका आयतन मान लो 1 लीटर है, एक मोल का आयतन कितना है, 1 लीटर है। यदि मैं मोल 2 लेता हूं तो उसका आयतन कितना होगा, 2 लीटर होगा। इन दोनों स्थितियों में ताप व दाब स्थिर रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवोगाद्रो के लिए। थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, दोबारा बता रहा हूं, ताप व दाब स्थिर रहना चाहिए। मान लो कोई गैस है जिसके 1 मोल का आयतन कितना है, 1 लीटर है। 1 मोल का आयतन 1 लीटर है, तो 2 मोल का आयतन कितना होगा, 2 मोल का आयतन 2 लीटर होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब यह है कि 2 मोल का आयतन कितना होगा, 2 लीटर होगा। किसमें, समान ताप व समान दाब, यानी दाब और ताप स्थिर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना बॉयल का नियम, सब ये लिखवा के फिर तीनों नियमों को क्या कर रहा हूं, समराइज करता हूं, ठीक है। लिखो बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर स्थिर ताप तथा, ऐसे लिखो, स्थिर ताप तथा निश्चित भार, जरूरी है भार लिखना ना, ऐसा है देखो, निश्चित ताप हो लेकिन भार अलग अलग हो तो इसमें भी वेरिएशन आ जाता है, तो भार भी निश्चित होना चाहिए। तो लिखना निश्चित ताप, स्थिर ताप तथा निश्चित भार वाली गैस का आयतन, निश्चित भार वाली गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो मैंने P की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखा, देखो ध्यान से, तो मैं P इक्वल टू K अपॉन V भी लिख सकता हूं, क्योंकि K क्या है, जैसे समानुपाती स्थिरांक बताएंगे तो K क्या है, स्थिरांक है। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं PV बराबर K। जब मैं PV बराबर K लिखूंगा तो मैं देखो किसी स्थिति में दाब क्या है, P1 है, उसका आयतन क्या है, V1 है। जब मैं दाब बढ़ा देता हूं या घटा देता हूं उस स्थिति में दाब को क्या कहते हैं, P2, तो उस स्थिति में आयतन क्या होगा, V2, तो उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। यानी PV का गुणा क्या होगा, एक स्थिरांक को देगा, तो मैं लिखूंगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
ये लिखना P is proportional to 1 upon V, 1 upon V, 1 upon V, या V is proportional to 1 upon P, और मैं लिखूंगा PV इक्वल टू K। यहां लिख लेना, यहां K स्थिरांक है, K एक स्थिरांक है, तो मैं लिखूंगा अर्थात P1 इक्वल टू P2 V2, P1 इक्वल टू P2 V2, इसका मतलब। तो दूसरा लिखना चार्ल्स, अगेन दाब तो स्थिर रखूंगा, भार भी क्या रखूंगा, स्थिर रखूंगा, निश्चित भार। तो चार्ल्स में लिखना, देखो ध्यान से, जैसे लिखोगे ना, देखो V इज प्रोपोर्शनल टू T लिखा, तो V और T का अनुपात में तो एक स्थिरांक है, देखो V अपॉन T कर सकता हूं, देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक मिनट यार, चाय बनने वाले चक्कर में ठंडी हो गई है, ठीक है। चार्ल्स का नियम लिखना, चार्ल्स का नियम लिखो, स्थिर दाब तथा निश्चित भार वाली गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। किसके? परम ताप, ताप नहीं, क्या उसमें परम ताप ही है, लेकिन परम ताप से मतलब जो ताप है वो केल्विन में लेना है। किसमें लेना है? केल्विन में लेना है। स्थिर दाब तथा निश्चित भार वाली गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है, तो क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, V is proportional to T, तो V को क्या लिखोगे? V इक्वल टू KT लिखोगे, और K क्या है? यहाँ स्थिरांक है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन T। जैसे यहाँ क्या था ना, T1 V1, ऐसे ही मैं लिखूंगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो लिखना V is proportional to T, तो V बराबर KT, तो K लिख लेना। K एक स्थिरांक, K क्या है? एक स्थिरांक है, तो K लिख लेना V अपॉन T। K इक्वल टू V अपॉन T, अर्थात V अपॉन T1 इक्वल टू V अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आवोगाद्रो। आवोगाद्रो नियम, इसमें लिखना स्थिर दाब व स्थिरता तथा स्थिरता पर सभी गैसों के स्थिरता तथा स्थिरता पर सभी गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या
समान होती है, अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो V is proportional to N, V is proportional to N लिखना, ठीक है, V is proportional to N, या फिर ऐसा कर सकते हैं V is proportional to Kn, K क्या है अगेन, V equal to Kn, K क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, K एक स्थिरांक है। तो लास्ट लिखना आदर्श समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अब जो सभी नियम जो हमने पढ़े हैं, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो का नियम, उनको क्या करूंगा, मिक्स कर दूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण देखो, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/p था। चार्ल्स नियम किस पर, स्थिर ताप पर, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, T था, ठीक है, और V इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, N था, ठीक है। उपरोक्त ये लिख देना यहाँ, चार्ल्स नियम, सॉरी ये बॉयल नियम है, बॉयल नियम, ये क्या था, चार्ल्स नियम, ठीक है, और ये क्या, अवोगाद्रो नियम, ठीक है। उपरोक्त सभी नियमों को संयुक्त करने पर देखो, संयुक्त करूंगा तो क्या होगा, देखो PV, ध्यान से देखो, PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, देखो, या फिर ऐसे देखो, कंफ्यूजन नहीं, देखो V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P, ठीक है, और किसे क्या लिख सकता हूं, इसे PV इज प्रोपोर्शनल टू NT/NT, ठीक है। देखो प्रोपोर्शनल टू साइन लगाऊंगा, PV इक्वल टू NRT। R क्या है, R है गैस स्थिरांक, क्या है, गैस स्थिरांक, ठीक है। और इसी समीकरण को क्या कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण, क्या कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण, लिख लेना, उपरोक्त समीकरण को ही आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो लेंथी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।